प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। संसद की व्यापार सलाहकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों के लिए ये अलग अलग समिति का प्रावधान किया गया है। इसका कार्य सदन की कार्यवाही और समय सारिणी का विनियमन करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं और समझने की थोड़ी और कोशिश करते हैं। संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग व्यापार सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वहीं राज्यसभा की समिति में सभापति सहित कुल 11 सदस्य होते हैं और सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसीलिए कथन एक सही है। इन समितियों का कार्य सदन की कार्यवाही के लिए समय सारिणी और वरीयता निर्धारित करना है। यह विधेयकों आदि पर चर्चा के लिए समय का प्रावधान करती है। समिति का अध्यक्ष इस संदर्भ में सदन के नेता की सलाह लेता है। समिति सदन में किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए समय प्रदान कर सकती है। अतः कथन 2 सही है और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार की एक छत्रक योजना है। इसमें वाटरशेड विकास घटक शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी कि उपयुक्त सारे कथन ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसमें एक्स्ट्रा क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। यह एक अम्ब्रेला योजना है। इसके अनेक उद्देश्य होते हैं, अतः इसीलिए कथन एक सही था। इसमें कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, सतही लघु सिंचाई, प्रति बूंद अधिक सिंचाई कार्यक्रम, हर खेत को पानी, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार, भूमिगत जल विकास आदि उद्देश्य के लिए शामिल है। अतः कथन 2 भी सही है। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। इसे सफल बनाने के लिए केंद्र के कई विभाग भी इसमें शामिल होते हैं और इसीलिए कथन 3 सही है। इस योजना का कार्यकाल वर्ष 2021 में समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसीलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी व्यापारिक बैंक को त्वरित समाधान कार्यवाही फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल कर लिया हो तो इससे उस व्यापारिक बैंक पर कौन कौन से प्रतिबंध लागू हो सकते हैं? नई शाखा खोलने पर प्रतिबंध, पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंध, लाभांश वितरण पर प्रतिबंध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर और वित्तीय अनियमितताओं का सामना कर रहे व्यापारिक बैंकों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में एक त्वरित समाधान कार्यवाही फ्रेमवर्क लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक इसे बाजार विनियमन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में भी प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत नई शाखा खोलने, पूंजीगत व्यय, लाभांश वितरण आदि पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि तकनीकी उन्नयन में निवेश की छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही अनेक अन्य प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी यह प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथे प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही नहीं है पर विचार कीजिए। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। यह उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्व मूल्यांकन, उत्तरदायित्व, स्वायत्तता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। अतः कथन एक सही नहीं है। इसका कार्य देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वमूल्यांकन, उत्तरदायित्व, स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है और इसीलिए कथन 2 भी सही है। यह उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करके शिक्षण संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उनकी उपलब्धियों को भी पुरस्कृत करता है और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देखिए। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो किसी को अधिकारों की मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वहीं सभी के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन यदि हम केवल अधिकारों के पीछे भागेंगे तो किसी के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, B.R. अम्बेडकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए। कर्तव्यों एवं अधिकारों के बीच संबंध के विषय में प्रस्तुत उपरोक्त वक्तव्य महात्मा गांधी ने दिया है। गांधी ने अपने सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक जीवन में कर्तव्यों के पालन पर विशेष ध्यान दिया था। उनका स्पष्ट मानना है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। गांधी जी का मानना है कि सामान्यतः व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति तो मुखर रहता है, लेकिन कर्तव्यों की अवहेलना करता है। इस स्थिति में किसी के भी अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो सभी को उनके अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और कर्तव्यों पर गांधी के इस विचार को संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में स्थान दिया गया है। इसीलिए विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर था।